एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। इसके यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। उसके पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, लोक प्रशासन के आयाम। उसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है, इसलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी इस चैप्टर को। तो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, लोक प्रशासन के आयाम। किसी भी सामाजिक विज्ञान के विषय के क्षेत्र वे आयाम के संदर्भ को परियोजित करना अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है। किसी भी सामाजिक विज्ञान के विषय के क्षेत्र आयाम के संदर्भ को परियोजित करना अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर लोक प्रशासन में। विशेषकर किसमें? लोक प्रशासन में। सही मायनों में कहा जाए तो लोक प्रशासन कई शताब्दियों पूर्व एक अपरिचित विषय था। और सही मायनों में कहा जाए तो लोक प्रशासन जो है वो कई शताब्दियों पूर्व अपरिचित विषय था, लेकिन आज यह एक सुव्यवस्थित अध्ययन का विषय बन गया है। लेकिन अब जो है लोक प्रशासन वो एक सुव्यवस्थित अध्ययन का विषय बन गया है और भारत व विदेश के कई अब क्या है, लोक प्रशासन जो है वो एक सुव्यवस्थित अध्ययन का विषय बन गया है और भारत व विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन, ये एक अध्ययन का विषय बन गया है। प्राकृतिक रूप में हम कह सकते हैं, इस बात को सरलता से मान सकते हैं और प्राकृतिक रूप से हम इसे सरलता से मान सकते हैं कि लोगों के बदले हुए दृष्टिकोण से प्रशासन में भी बदलाव आए हैं। और हम इसे सरलता से मान सकते हैं कि लोगों के बदलते दृष्टिकोण में प्रशासन में भी बदलाव आए हैं तथा कई संबंधित कार्य जैसे कि आर्थिक व राजनीतिक मामलों में भी लोक प्रशासन के भीतर आ गए हैं। और कई संबंधित कार्य जैसे कि आर्थिक व राजनीतिक मामलों में भी लोक प्रशासन के भीतर आ गए हैं। शुरुआती दशकों में यह माना जाता था कि लोक प्रशासन का अर्थ है कि राज्य के प्रतिदिन के मामले, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच में धीरे धीरे बदलाव आए हैं। और स्टार्टिंग में क्या माना जाता था कि जो लोक प्रशासन का अर्थ क्या माना जाता था कि राज्य के प्रतिदिन के मामले, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच में धीरे धीरे बदलाव आए हैं। इससे पूर्व दशकों में के व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि लोक प्रशासन का तात्पर्य है, और इससे पूर्व दशकों के व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि लोक प्रशासन का तात्पर्य है राज्यों में मानवीय और भौतिक संपत्ति का प्रशासन। क्या तात्पर्य है? राज्यों के मानवीय और भौतिक संपत्ति का प्रशासन, जिसमें रणनीतियों का उपयोग एवं सरकार के विकल्प पर भी ध्यान दिया जाता है। ध्यान दिया जाता था। कुछ लोग मानते थे कि लोक प्रशासन का तात्पर्य प्रशासनिक मुद्दों के वास्तविक निर्देशन व प्राथमिकता से है। और कुछ लोग क्या मानते थे कि प्रशासन का जो तात्पर्य है वो प्रशासनिक मुद्दों के वास्तविक निर्देश व प्राथमिकता से है। L.D. वाइट ने कहा था कि केंद्रीय विस्तार व नीति कार्यान्वयन के तत्व ही सरकार के दृष्टिकोण को L.D. वाइट ने कहा था कि केंद्रीय विस्तार व नीति कार्यान्वयन के तत्व ही सरकार के दृष्टिकोण को प्राधिकृत एवं सरकार की प्रशासनिक समस्याओं को न्यायसंगत बनाते हैं। न्यायसंगत शब्द लोक प्रशासन में सरकार के मुद्दों की ओर संकेत करता है। न्यायसंगत जो शब्द है वो लोक प्रशासन में सरकार के जो मुद्दे हैं उनकी ओर संकेत करता है। वर्तमान में सरकारी सहायक राज्य है, और वर्तमान में क्या है? सरकारी सहायक क्या है? राज्य है, जहां राज्य का विस्तार व्यापक रूप से होता है। जहाँ की राज्य का जो विस्तार है वो व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार के राज्य इस ओर संकेत करते हैं कि राज्य कई कार्यों के चलते बंधित होने लगता है, जिस प्रकार से हॉब्स व लॉक के राज्य बंधित हुए। अधिकांश रूप से कार्य को पूर्ण करना व महत्वपूर्ण विकल्पों को लाने के लिए आवश्यक है कि विकल्पों को वास्तविक रूप दिया जाए। और अधिकांश रूप में कार्य को पूर्ण करना में महत्वपूर्ण विकल्पों को लाने के लिए आवश्यक है कि विकल्पों को वास्तविक रूप दिया जाए। इसमें एक और कारण भी है, और इसका एक और कारण भी है कि राज्य को अधिक लोगों का उपयोग करना चाहिए। यह संपूर्ण मुद्दा केवल एक बड़ा मुद्दा नहीं है, और ये जो संपूर्ण मुद्दा है, पूरा मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है, अपितु यह अप्रत्याशित
है। इसके अलावा बहुमत के शासन के विस्तार के साथ आदर्श राज्य की प्राप्ति, क्षमताएं तथा उत्तरदायित्वों को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में की विधायिका बिल्कुल सही है। इसे नागरिकों के पूर्ण अविश्वास अनुरोध के लिए विशिष्ट दायित्व निभाने का पालन करना चाहिए। यह देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण सरकार के प्रबंधकीय स्तर से दूर होता है, और यह देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण जो है वो सरकार के प्रबंधकीय स्तर से दूर होता है। वास्तव में यह तथ्य है कि जिस प्रकार वैश्वीकरण ने अतिशीघ्र अपना प्रभाव विश्व के कई राष्ट्रों पर डाला, वैसे ही सभी का नज़दीकी संपर्क भी बढ़ता गया। इस परिणाम ने जीवन पद्धति आचरण दृष्टिकोण में समायोजन को उत्पन्न किया। जैसे कि हमने देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण से, जब से वैश्वीकरण आया है, उसमें अति शीघ्र अपना प्रभाव विश्व के कई राष्ट्रों पर डाला। वैसे भी उससे भी क्या हुआ, नज़दीकी संपर्क बढ़ता है, और वैश्वीकरण से क्या हुआ, नज़दीकी संपर्क बढ़ा है, और इसके परिणाम ने जीवन पद्धति आचरण दृष्टिकोण में समायोजन को उत्पन्न किया। व्यक्तियों ने सोच समझकर प्रयास किए, और इसके वैश्वीकरण के कारण व्यक्तियों ने सोच समझकर प्रयास किए। विधायिका पर दबाव डाला ताकि वे नए व विस्तारित अनुरोध को जान सके, और विधायिका पर भी दबाव डाला गया ताकि वे नए एवं विस्तारित अनुरोधों को जान सके, जो कि प्रशासन से प्राप्त कई व्यवस्था और असाधारण उपायों को प्रदान करते हैं, और जो कि प्रशासन से प्राप्त कई नई व्यवस्था और असाधारण उपायों को प्रदान करते हैं। ये सभी हित नई व्यवस्था के लिए होते हैं, और ये सभी हित जो हैं वो नई व्यवस्था के लिए होते हैं, जिसे प्रशासन अपनाने के लिए मजबूर है। जैसे कि प्रशासन जो है वो अपनाने के लिए मजबूर है। मुख्यत रणनीति का विनियोग सब कुछ नहीं होता, और मुख्यत क्या है, रणनीति का विनियोग ही सब कुछ नहीं होता। इसका प्रयोग विशाल है, और इसका प्रयोग जो है वो विशाल है, जो कि लोक प्रशासन की सीमा के भीतर दोबारा से नजर आता है, और जो कि लोक प्रशासन की सीमा के भीतर दोबारा से नजर आता है। 60वीं व 70वीं शताब्दी के दौरान केवल एक चीनी व्यक्ति को ही इस प्रबंध का ज्ञान था। 60वीं और 70वीं जो शताब्दी थी उसके दौरान केवल एक चीनी व्यक्ति को भी इस प्रबंध का ज्ञान था, जिन्होंने जोनोफोबिया के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जोनोफोबिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने चीन के नागरिकों को विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने की अनुमति नहीं दी, और उन्होंने क्या किया, चीन के नागरिकों को विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि यह चीन के नागरिकों के व्यवहार व चरित्र को दूषित कर देगा। और उनका मानना क्या था कि चीन के नागरिकों का व्यवहार है और चरित्र है उसको दूषित कर देगा अगर वे दूसरी कंट्री से मिलेंगे तो। लेकिन आज ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन आज क्या है, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। वास्तविक रूप में इस प्रकार का विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों का मिलना जुलना ही परिवर्तन द्वारा लाभ देता है, और वास्तविक रूप में इस प्रकार के विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों का मिलना जुलना ही परिवर्तन द्वारा लाभ देता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व 1939 से 1945 कई राष्ट्रीय राज्य अल्प विकसित स्तर पर थे। जबकि जब विश्व युद्ध नहीं हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध से पहले कई राष्ट्रीय राज्य अल्प विकसित स्तर पर थे। तीसरी दुनिया के देशों की सरकारें बढ़ते हुए दबाव के भीतर नहीं थी, और तीसरी दुनिया की जो सरकारें थी वे बढ़ते हुए दबाव के भीतर नहीं थी। आज के विश्व की परिस्थिति बदल चुकी है, और आज का जो विश्व उसकी परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आजकल आम नागरिक अधिक सचेत रहते हैं, और आजकल क्या है कि आम नागरिक अधिक सचेत रहते हैं, एवं राजनीतिक दल भी अधिक सक्रिय हो गए हैं, और राजनीतिक दल भी हैं वो भी अधिक सक्रिय हो गए हैं। अब सरकार का गठन व पतन किसी भी मामले को प्रभावित नहीं करता है, और अब सरकार का गठन हो चाहे पतन हो, किसी भी मामले को प्रभावित नहीं करता। लोकतंत्र का विकास ही राष्ट्रीय राज्यों की सरकारों पर बल देता है, और लोकतंत्र का विकास ही राष्ट्रीय राज्यों की सरकारों पर भी बल देता है कि वे लोक प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ रही मांगों को पूरा करने का प्रयास करें, कि वे जो क्षेत्र में बढ़ रही मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान के विषय में परिवर्तन देखने को मिला है। हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान के विषयों में परिवर्तन देखने को मिला है। ये केवल समाज का विज्ञान नहीं है, ये केवल समाज का विज्ञान नहीं, ये नीति विज्ञान भी है। और राजनीतिक विज्ञान के विषय में परिवर्तन देखने को मिला है, और जो ये है इसमें केवल समाज का ही विज्ञान नहीं है, इसमें राजनीति विज्ञान भी
है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक विज्ञान की ही बात नहीं कर सकता। जिसका अर्थ क्या है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो केवल राजनीतिक विज्ञान की ही बात नहीं कर सकता, अपितु मानवीय समाज की राजनीति की भी बात करता है और मानवीय समाज की राजनीति जो है उसकी भी बात करता है। यह नीतियों के लिए उचित व अर्थपूर्ण सामाजिक कार्य को भी प्रस्तावित करता है और यह नीतियों के लिए उचित एवं अर्थपूर्ण सामाजिक कार्य को भी प्रस्तावित करता है। राजनीतिक विज्ञान के विचार में संशोधन का लोक प्रशासन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक विज्ञान के विचार में संशोधन का लोक प्रशासन में एक सकारात्मक यानी कि एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पीटर सेल्फ ने अपनी रचना एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिसीज के माध्यम से राजनीतिक सरकारों व राजनीतिक कारकों व सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला है। पीटर सेल्फ ने अपनी रचना के माध्यम से राजनीतिक कारकों व सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला है। पिछले दशकों में पीटर सेल्फ ने कहा था कि सरकार मुख्य रूप से राजनीतिक कारकों व दृष्टिकोण के कारण चिंतित रहती है। उन्होंने क्या कहा था पिछले दशकों में पीटर ने कहा था कि सरकार जो है वो मुख्य रूप से राजनीतिक कारकों व दृष्टिकोण के कारण चिंतित रहती है। इसका अर्थ हुआ कि प्राधिकरण में अधिकांश रूप से राजनीतिक के विषय में विचार किया जाता है। जिसका अर्थ क्या हुआ कि प्राधिकरण में अधिकांश रूप से राजनीति के विषय में विचार किया जाता है, जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने, मतदान करवाने अथवा प्रबंध को भी व्यवस्थित करता है। जो कि क्या है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, मतदान करवाने यानी वोट डलवाने अथवा प्रबंध को भी व्यवस्थित करता है। परंतु कुछ वर्षों के पश्चात प्रशासन के विषय में यह विचार भी बदल गया। कुछ वर्षों के पश्चात ही प्रशासन के विषय में यह विचार भी चेंज हो गया। डिमिनिश सेल्फ के अनुसार समताओं को प्रशासनिक आधार पर संपूर्ण आधिकारिक रूपरेखा में युक्त होना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण यह बताता है कि प्रतिदिन चलने वाली प्रबंधकीय क्षमताएं किसी राज्य के अंदर केवल प्रेरणा नहीं बन सकती। और प्रशासनिक दृष्टिकोण यह बताता है कि प्रतिदिन चलने वाली प्रबंधकीय क्षमताएं जो है किसी राज्य के अंदर केवल प्रेरणा ही नहीं बन सकती। राज्य को कुछ महत्वपूर्ण क्षमताओं को निभाना जरूरी है और राज्यों के हितों की प्राप्ति के लिए कार्यान्वयन उत्तरदायित्व को निभाता है। डेविड सेल्फ कहते हैं कि व्यवहारिक पद्धति का अर्थ है कि प्रशासन अपने दृष्टिकोण द्वारा प्रतिदिन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को विस्तारित करने व संतुष्ट करने का प्रयास करती है। उनका कहना है कि उपयोगितावादी संघ तेजी से साथ जटिल होता जा रहा है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की परिकल्पना को पुनर्परिभाषित और पुनर्गठित किया है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की परिकल्पना को पुनर्परिभाषित और पुनर्गठित किया। इस तरह से उन्होंने इन उत्तरदायित्वों को संभालना, इनसे असंगत रूप से नीति कार्यान्वयन के महत्व को बदल दिया। रॉल्स का कहना था कि इक्विटी आवश्यक है। रॉल्स ने कहा कि अधिकार व स्वतंत्रता सामंजस्य पर आधारित होते हैं। उन्होंने यह सलाह दी कि इस प्रकार से वित्तीय व विभिन्न असंतुलनों को समायोजित किया जाए कि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने सलाह दी कि इस प्रकार के जो वित्तीय हैं वे विभिन्न असंतुलनों को समायोजित किया जाए कि किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न ना हो। रॉल्स की यह योजना सरकार पर अधिक प्रभाव डालती है विशेषकर नीति कार्यान्वयन के रूप में। रॉल्स कि यह योजना एक उदार मत प्रणाली पर आधारित है। इन लोकप्रिय सरकारों का प्रशासन व्यक्तियों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को अस्वीकार नहीं कर सकता और इन
लोकप्रिय सरकारों का प्रशासन व्यक्तियों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसका परिणाम यह निकलता है कि नीति कार्यान्वयन के कारण विभाजन का प्रतिरूप बनाने में बाध्य है। नीति कार्यान्वयन का यह भाग नियमित मापन के नाम से जाना जाता है और नीति कार्यान्वयन का जो भाग है वो नियमित मापन के नाम से जाना जाता है। इसे नैतिक मापन भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? नैतिक मापन भी कहा जाता है। इसे कई लोगों ने प्रस्तावित किया कि यह राज्य का दायित्व है। इसमें देखें कि कोई न्याय को किसी भाग से तो वंचित नहीं रखा गया है। इसमें देखा गया कि न्याय को किसी भाग से वंचित तो नहीं रखा गया है। कि जैसे कि उदार मत प्रणाली ने इस उच्च आदर्श को पूरा किया कि विधायिका को असामान्य विचारों को लेना चाहिए। यह मुद्दा हो कि इस उत्तरदायित्व को कौन निभाएगा और मुद्दा यह है कि इस उत्तरदायित्व को कौन निभाएगा। इसका उचित उत्तर यही है कि उदारवादी सरकार के महत्वपूर्ण दायित्वों को आदर्श न्याय नीति वास्तव में प्राप्त हो और सभी को नीति कार्यान्वयन की गतिविधियों का भाग भी मिले। आरंभिक समय के नीति प्रबंध में इस पर विचार नहीं किया गया और आरंभिक समय के जो नीति प्रबंध थे उसमें इस पर विचार नहीं किया गया। मैक्स वेबर जो कि न्यायात्मक रेगुलेटरी संगठनों के जनक हैं, मैक्स वेबर जो हैं वो रेगुलेटरी संगठनों के जनक हैं। उन्होंने प्रशासन के विश्लेषण के विचार को प्रतिबंधित किया और इसके उद्योगकृत उद्यमी समाज को भी समकालीन 80 वर्षों में औद्योगिक राज्यों व व्यक्तियों में सरकार के प्रति विवाद प्रभावशाली रूप से बदल गया है और इस परिवर्तन ने लोक प्रशासन को अधिक प्रमुख मानने वे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति विवश कर दिया। मैक्स वेबर जो कि रेगुलेटरी संगठनों के जनक हैं, उन्होंने प्रशासन के विश्लेषण के विचार को प्रतिबंधित किया और इसके उद्यमी समाज को भी समकालीन 80 वर्षों के औद्योगिक राज्यों व व्यक्तियों में सरकार के प्रति विवाद प्रभावशाली रूप में बदल गया और इस परिवर्तन ने लोक प्रशासन को अधिक प्रमुख मानने वे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति विवश कर दिया। अध्ययन का महत्व यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।